भैया पॉलिटी वाला वो भेज देना इसमें, टू द पॉइंट। अरे वो पता है क्या होता है, आपको नहीं पता। हम्म ठीक है। हाँ जी, किसका? नहीं, कभी भी नहीं। अगर मान लो मैं भी देने जाऊँ ना, तो भी जिस दिन जाऊंगी ना उस दिन आप ये नहीं पूछ सकते हो, या बोल सकते हो, आप मुझे बोलोगे सारा कंप्लीट है, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि सारा कंप्लीट है। वो जो जिसका 6th अटेम्प्ट होगा ना, वो भी नहीं बोल सकता है कि मेरा सारा कंप्लीट है। बात होती है मैनेजमेंट करने की। हाँ, कि मैनेज कैसे कर रहे हो, तैयारी कितनी है, कैसी है, क्या क्या बुक पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, कुछ नहीं मैटर करता। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब सबको जो होमवर्क दिया था वो करके लेके आए होंगे। हाँ जी, केक दिया था। हाँ जी, ऑनलाइन में बताइए, केक दिया था और क्या दिया था? पाई नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। हाँ जी, ऑनलाइन में कौन कौन करके लेके आया है? चलिए हम अपना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हमें स्टार्ट करना है पॉलिटी वाला। पॉलिटी वाला जैसे कि आप देखोगे ये हमारा अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक ये पूरा पॉलिटी है। हाँ जी, पूरा पॉलिटी है इसमें। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो आता है दशकीय जनगणना। अब हम सबको पता है कि जो हमारी जनगणना होती है वो 10-10 साल के अंतराल में होती है। जो हमारी जनगणना है वो 10-10 साल के अंतराल का समय इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसका सीधा संबंध आता है, जिसमें कि हमें पॉलिटी में आप सबको पता होगा कि उसके हिसाब से हमें सीट डिसाइड करनी होती है। सो वो हम सीट कैसे डिसाइड करके देते हैं? सीट हम इस तरीके से डिसाइड करके देते हैं कि कौन से राज्य को पार्लियामेंट में, संसद में कितनी सीटें जो हैं आवंटित होगी, इस हिसाब से जो है हम करके चलते हैं। अब इसका जो संचालन है वो कौन करेगा? इसका जो संचालन है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगा, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी कौन करने वाला है? महापंजीकीय कार्यालय और जनगणना आयोग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हम उसको बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा? जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसको हम आयोजित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 1948 से हमने स्टार्ट किया था। ये हमारा जो आर्टिकल है 246 उसके तहत जो है ये किया जाएगा। अब इसमें हमारा जो मेन फोकस, मतलब कि हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ रहेगा? वो हमारा ध्यान रहेगा कि हमें यहाँ इस तरीके से करना है कि यहाँ हमें सिर्फ जो डेटा है वो एकत्रित ही नहीं करना, उसको संकलित करना है, उसका विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना है, प्रकाशित करना है और उसको प्रसारित भी करना है। तो ये पूरी एक जो है प्रक्रिया होने वाली है। अब भारत में जनगणना पहली बार हुई थी 1872 में। कहाँ?
ब्रिटिश के वायसराय रहे हैं लॉर्ड मेयो, उनके अधीन जो है ये शुरू की गई थी। और भारत में जो समकालिक जनगणना है वो 1881 में आयोजित कर दी गई थी। तो 1872 में जब उन्होंने करना स्टार्ट किया तो उसका पूरा का पूरा जो उन्होंने रिजल्ट निकाल कर दिया वो आया कब, 1881 तक। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि इसे सितंबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, होता क्या है कि हम 10-10 साल के अंतराल में करते हैं। अब 10-10 साल के अंतराल में करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हमने करी थी 2011 में तो हमारी कब होनी चाहिए थी, 2021 में। परंतु कोविड-19 की वजह से 21 में जो है पॉसिबल नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि आप घर घर जाकर नहीं कर सकते थे, क्या पता आप कोविड ही फैला दो। इस वजह से जो है उसको मना कर दिया गया था। एक तो रीज़न इसके पीछे ये माना जा रहा है। दूसरा रीज़न क्या माना जा रहा है, दूसरा जो कारण माना जा रहा है वो ये है कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने राज्यों को सूचित किया था कि उनकी जो प्रशासनिक सीमाएं होती हैं वो प्रशासनिक सीमाएं उनको फ्रीज कर दिया गया था। अब आप मुझे ये बताइए, जो संसद है वहाँ पर किसी भी एक एरिया में सीट जाती है, ठीक है, हर एक राज्य की सीट वहाँ पर निर्धारित होती है। अब वो सीट किस बेसिस पे हम सेट करते हैं, जनसंख्या की, कि जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से वहाँ की सीटें होनी चाहिए ताकि उसको रिप्रेजेंट हम कर पाएँ। अब उसके अनुसार क्या माना जा रहा है कि जो राज्य जिनमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा सीटें जाएंगी, वहाँ ज़्यादा सीटें जाएंगी तो उससे क्या होगा, उस राज्य की महत्वता ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, उसका ज़्यादा महत्व हो जाने वाला है। तो इस वजह से क्या किया गया, इस वजह से ये बोला गया है कि वो जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इसलिए उसको फ्रीज कर दिया गया था। फ्रीज मतलब कि इस तारीख तक हम पुरानी जनसंख्या को ही लेकर चलने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया था कि इसकी सीमा को 30 जून तक जो है बढ़ा दिया गया है। अब होता क्या है कि जब कोई सीमा रख दी जाती है कि 30 जून तक हम पुरानी वाली जनसंख्या के अनुसार चलेंगे तो उस तारीख के 3 महीने तक आप कोई जनसंख्या का आंकलन नहीं करवा सकते हो। तो मतलब 30 जून रखा गया था तो उसके 3 महीने कब आते हैं, सितंबर। तो सितंबर 2022 तक बोल दिया गया था कि कोई जनगणना नहीं होगी। अब हम कहाँ हैं, मार्च में। तो जनसंख्या का जो जनगणना है वो हो जानी चाहिए परंतु वो हो नहीं रही है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं हो रही है, वो इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम एक बहुत ही वाइडन लेवल पर उसको करेंगे, बहुत ही फैलाकर हम फैलाव में उसको करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे डिजिटल मतलब कि डिजिटल वे में भी करेंगे और उसके साथ साथ हम उसे प्रिंटेड मतलब कि कागजी तौर पर भी करेंगे। और इन दोनों ही तौर पर करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो डेटा होगा वो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम SECC के माध्यम से जो है उसे करने वाले हैं। अब SECC हम क्या बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, कि इस बार हम कास्ट के ऊपर बेस्ड डेटा देंगे ही देंगे, और हाँ जाति के आधार पर। और अगर हमने जाति के आधार पर दिया तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, जो हम आरक्षण दे रहे हैं, वो कैसे और किस तरीके से रहेगा। सो वो जो है हमारा सिस्टम होने वाला है। अब अगला क्या आता है हमारा, मुझे लगता है इतना आपके लिए काफ़ी होगा, समझ आ गया होगा। अगला हमारा क्या आ रहा है, हड़ताल का अधिकार, जिसे हम बोलते हैं राइट टू स्ट्राइक। अब ये राइट टू स्ट्राइक क्या है, यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, ये हमारा एक कानूनी अधिकार है। अब सवाल ये उठता है कि अगर, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, फंडामेंटल राइट आपको आते होंगे, मौलिक अधिकार आपको पता होगा। अगर आप संवैधानिक समिति में बैठे हुए हो और आपको मैं बोल देती हूँ कि हाँ आपको जो हड़ताल का अधिकार है इसे किसी मौलिक अधिकार में डालना है, तो मुझे बता दो आप कौन से मौलिक अधिकार में इसको आपको लगता है इसका प्रावधान आप डाल सकते हो। सारे पढ़े होंगे आपने, हाँ जी, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी सारे पढ़े होंगे, मुझे बता दो। हाँ ठीक है, तो मुझे बता दो आप कि आपको क्या लगता है कि कौन से मौलिक अधिकार में अगर इसको डाल सकते तो आप डाल देते। देखो मैं चलो आपका थोड़ा काम इजी किए दे रही हूँ मैं, हाँ जी, ऑनलाइन में भी जस्ट मैं आपसे चाहती हूँ कि ना आपका समझ दिमाग में आपके क्या चल रहा है वो मुझे पता चले।
अब आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 12 है 13 है, ये तो क्या है, ये तो डेफिनेशन के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, कि जिसमें हम समानता दिखाते हैं, ठीक है, जिसमें हम समानता दिखाते हैं। आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 14 से 18 तक चलता है। उसके बाद आर्टिकल 19 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 19 राइट टू फ्रीडम के ऊपर आता है। उसके बाद आर्टिकल 21 आ जाता है। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल 22 टू 24, फिर आते हैं 25 टू 28 एंड देन आता है 29 एंड 30। आपका कहने का अर्थ ये है कि अगर आप उस समिति में होते और मैं आपको बोलती कि जो ये हड़ताल का अधिकार है ये किसी मौलिक अधिकार में डालो, तो आप कौन से में डाल सकते, कौन सा वाला, 19 वाला। तो आपका कहने का अर्थ है आप 19 वाले में डालते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन में देखती हूँ सबने क्या बोला हुआ है, 19, 19 और 19, ठीक है। तो आप सब भी यही बोल रहे हैं कि 19 में आ सकता है। अब आप मुझे ये बताइए आपको क्यों लगता है 19 में आ सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हमारा आर्टिकल है 19, उसमें कितने भाग हैं? नहीं, हाँ जी ऑनलाइन में 6 भाग है उसमें, ठीक है। सो 6 जो उसमें 6 भाग है, उसमें जो उसका तीसरा भाग है, उस भाग में बोला जाता है राइट टू एसोसिएशन। कि आप क्या बना सकते हो, आप कोई मिलकर कोई समिति, संगठन, मतलब तालमेल आप बना सकते हो, आप एक समूह बना सकते हो, ये बोलता है, ठीक है। सो अब ये इनका कहने का अर्थ क्या है कि आर्टिकल 19 जो बोल रहा है कि आप एक समूह, एक संगठन, एक ये समिति बना सकते हो, तो वो समिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो समिति बाद में जाकर क्या करने लगे, बाद में जाकर स्ट्राइक करने लगे, कि वो समिति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बाद में जाकर स्ट्राइक करने लगे, ऐसा वो नहीं होना चाहिए। तो उसी के संबंध में यहाँ पर हड़ताल का अधिकार आता है। अब ये मैंने आपसे क्यों पूछा कि आर्टिकल 19, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये हड़ताल का अधिकार जो है ये हमारा किसी भी तरीके का मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है सम्मिलित नहीं होता। वहाँ हमने बोला है कि आप समूह बना सकते हो, परंतु आप उस समूह के द्वारा कोई हड़ताल नहीं कर सकते हो। परंतु हड़ताल अगर हम आपको ना करने दें तो इससे क्या हो जाएगा, इससे अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो आप असहाय महसूस करो, तो फिर क्या ही किया जा सकता है ना। तो हाँ जी, तो क्या होगा कि तो ये बोला गया है कि ये एक कानूनी अधिकार होगा कि अगर आप कानून के दायरे में रहकर हड़ताल कर रहे हो तो आपको मंजूरी दी जाएगी, अगर आप नहीं कर रहे हो तो नहीं दी जाएगी। और आपको पता भी होगा कि जो भी जिन्हें बोला जाता है कि ज़रूरी सेवाएं प्रदान करने वाले और जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो उन सरकारी कर्मचारियों को क्या कहा जाता है, उन सरकारी कर्मचारियों को बोला जाता है कि वो किसी भी तरीके से हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। अगर जाना भी है तो 24 घंटे पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा, कि सूचना देनी पड़ेगी कि हम हड़ताल पर जाना चाहते हैं। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक सेवाओं में कार्यरत हैं तो उस केस में तो वो जा ही नहीं सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके से रहेगा। अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत क्या बोला गया है कि भारत में हड़ताल का अधिकार क्या होगा, ये एक वैधानिक अधिकार होगा जो कि हमारे लॉ से रहेगा। अब ये कोई एक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन संघ बनाने के मौलिक अधिकार से ये प्रवाहित होता है। जैसे कि अभी भी बताया मैंने आपको, राइट टू एसोसिएशन, संघ बनाना, संगठन बनाना, कोई समिति बनाना, समूह बनाना, उसके मौलिक अधिकार से प्रवाहित होता है। कि जब आपको बोल दिया है हमने, आपने ट्रेड यूनियन का तो नाम सुना ही होगा। तो ट्रेड यूनियन क्या है, ये किसी वैसे वाले एरिया में होती है। आप ये लगा लीजिए कि आपने वो मूवी तो देखी होगी लाडला, नहीं देखी, ठीक है, जिसमें अनिल कपूर होते हैं जो कि एक ट्रेड यूनियन का पार्ट होते हैं, नहीं देखी, देखना भी नहीं चाहते हैं। ओके, सो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ वो जो ट्रेड यूनियन है वो एक समूह वो बनाकर रखते हैं और बाद में वही ट्रेड यूनियन जो है हड़ताल पर चली जाती है। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, आप बोलोगे हाँ हम बिल्कुल बना सकते हैं।
बिल्कुल कि आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। परंतु क्या आप उसका इस तरीके से मिसयूज कर सकते हो? वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो ये जो है ये आपका यहाँ पर रहेगा। अब इसमें बेसिक आता है कि जो शब्द है उद्योग, कि आप किसी उद्योग में ये काट देना आप, ये ग पार्ट जो है ये नहीं है, ये उसका है 19(1) ग, ठीक है, 1C है ये, ठीक है। सो अब हाँ वो भी सही है। सो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत क्या बोला गया है? उसमें ये बोला गया है कि जो शब्द उद्योग है वो उसमें क्या क्या हम सम्मिलित करेंगे। अस्पताल, शिक्षा केंद्र, क्लब और शारीरिक विभाग सभी को जो है हम वहाँ पर सम्मिलित करने वाले हैं। अब अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी के हिसाब से ये बेसिकली बोला गया है कि जो कामेश्वर प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य का एक केस हुआ था। अब क्या आपको केस याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अब उसमें ये बोला गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हड़ताल एक मौलिक अधिकार नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को तो हड़ताल पर जाने का कोई कानूनी या फिर नैतिक अधिकार भी नहीं है, ठीक है। सो आपको ये पता चल ही गया होगा कि सरकारी कर्मचारी, अब उसमें क्या किया गया था, ये बोल दिया कि अगर आवश्यक सेवाओं में है तो आप नहीं जा सकते हो, परंतु एक बार आप जाने के लिए 24 घंटे का एक नोटिस तो दे सकते हो। अगर परमिशन मिलती है आप चले जाओगे, नहीं मिलती तो फिर आप नहीं जा सकते। तो ये जो है आपका रहने वाला है। अगला क्या आता है? बंधुत्व या भाईचारे का सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब कि भाई भतीजावाद, भाईचारा, तो उनको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। अब ये क्या है? इससे क्या किया जाएगा? इससे ये बंधुत्व भाईचारे का सिद्धांत है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि बंधुत्व और भाईचारा दुनिया के सभी अन्याय, घृणा और असमानताओं से लड़ने के लिए हमें ये दिया जाता है। प्रिंसिपल है ये। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने पॉलिटिक कंप्लीट किया होगा, ठीक है, ऑनलाइन में भी सबका हो गया होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे आंसर करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान है, कौन सा आर्टिकल है, क्या कुछ है जो कि ये भाईचारा शब्द के ऊपर बना हुआ है और इस शब्द के बारे में हमें बताता है? ऑप्शन दूं? ठीक है। अच्छा, मैं इंग्लिश में लिखूं ऑप्शनल? हो जाएगा ना? ठीक है। ड्यूटी, हाँ जी, ऑप्शनल। बाकी और बताइए। अजय ने बता दिया है, शुभम ने बता दिया है। शुभम तो बहुत एक्टिवली बताते हैं, पिछली बार भी आपने बताया था। कविता, हाँ जी। वीर बहादुर, निगम, अजय, पूजा, आपने आंसर नहीं किया। मनोज, आपने भी आंसर नहीं किया। पूजा बोल रही है प्रियम्बल, पुष्पिंदर भी बोल रहे हैं प्रियम्बल। अच्छा, तो एक और सही है। अब आप ध्यान दीजिए क्या कि प्रियम्बल में भी कुछ है ऐसा जो बताता है, परंतु जब बात की जाती है फ्रेटर्निटी, भाईचारा शब्द की, तो वो शब्द कहाँ आता है? ड्यूटी में। तो इसीलिए यूपीएससी क्या करता है, जान के ऐसे ही परेशान करता है, ठीक है। हाँ, आंखों के सामने आता है तो हो जाता है। हाँ, तो अब पॉइंट किस किस को मिलता है? पॉइंट मिलता है अजीम, निगम, ओके, लजावती, कविता, अजय एंड शुभम। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड हाँ जी, राजन आपको तो है ही वेरी गुड, ठीक है। सो अब देख लीजिए, बंधुत्व और भाईचारे का सिद्धांत इनका मानना क्या है। बस आपने ध्यान नहीं दिया, 51 ध्यान नहीं दिया ऑनलाइन में भी किसी ने और ऑफलाइन में भी। क्यों? क्योंकि मैंने ना स्मार्ट खेला, मैंने तभी पलट दिया। सो अब हाँ, नोट्स भी है। सो अब अगर
अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमारा जो संविधान है वो संविधान में हमारे भाईचारा है, ये भाईचारा शब्द दिया कहाँ गया है, ये मैंने जस्ट सवाल पूछा था आपसे किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी में, जो कि क्या है 51A, ठीक है। उसमें ये कहा गया है कि भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। तो हमारे में भी ड्यूटी होती है, क्यों? क्योंकि सरकार नहीं भाईचारा बनाएगी, वो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो तो हम बना लेते हैं। परंतु अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान का वो कौन सा ऐसा फीचर है जो फीचर हमें ये भाईचारा या भाईचारा जो हम बेसिकली बोलते हैं, ये क्या हो जाता है इसमें? मक्खी कहाँ बैठी हुई है? आपकी तो क्लास में बहुत मक्खी बड़ा परेशान करती है। हाँ, तो ये भाईचारे का कौन सा ऐसा प्रावधान, कौन सा ऐसा फीचर है जो भाईचारा बनाए रखी हुई है? तो वो हमारा फीचर है कि हमारा एकल नागरिकता प्रणाली, कि जो हमारी एकल नागरिकता प्रणाली है वो हमारा, इसको क्या दिक्कत क्या है? जो एकल है तो ये करें, जो एकल नागरिकता प्रणाली है, तो अदर में ये दो मिलता है, एक राज्य का एक देश का, एक भारत का। यूएसए में क्या मिलता है? 2 का मिलता है, एक राज्य का भी और एक उनके देश का भी। परंतु हमारे यहाँ राज्य और देश दोनों का एक ही मिलता है, और वही एक ऐसा फीचर है जो कि हमारे में बंधुत्व की भावना को बढ़ाता है, और वो क्या है? हमारा एकल नागरिकता प्रणाली। सो वो कौन है? एकल नागरिकता प्रणाली। ओके, अगला आ जाता है हमारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे और कैसे दिया जाता है। ये आपके स्टैटिक सिलेबस में भी आता है, ठीक है, ये हो भी गया होगा, परंतु मेरा क्या होता है, धर्म बन जाता है कि करवाना है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके ऐसे टॉपिक रहे हैं जो कि न्यूज़ में, देखिए इसका तो मुझे 100% लग रहा है कि ये लाइन पे एक क्वेश्चन बन सकता है। जो ये न्यूज़ में है ना, इसको हाईलाइट करके इसको थोड़ा बार-बार ताकि वही पोर्शन में आ जाए। अब ये इस लाइन के ऊपर तो मुझे लग ही रहा है क्वेश्चन बनेगा। क्या लाइन है? कि संविधान एकल नागरिकता प्रणाली द्वारा बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। तो ये बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है क्या? एकल नागरिकता प्रणाली। मुझे कौन सा प्राणी द्वारा बंधुत्व या भाईचारे को बढ़ावा तो एक तो हो सकता है कि कहाँ ये नाम मेंशन किया है, दूसरा क्या है कि बढ़ावा कौन देता है, तो वो हमारी एकल नागरिकता देती है, और इसके ऊपर लग रहा है मुझे क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको ध्यान देना है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो कैसे प्रदान किया जाता है, आप सबको पता है। उसमें किया क्या जाता है, इसमें नवीनतम आम चुनाव में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा सीटों में 2% सीटें ली हो, या तो 11 सीटें जो है वो जीत गया हो। अब 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में उसको मान्यता मिली हो, और कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध जो वोट हुए हैं उनका 6% मतदान उसके पास आना चाहिए। तो यहाँ मतदान की बात जो है की गई है। अब अगर इसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, तो क्यों पार्टी जो है चाहती है कि उनको राष्ट्रीय ये दर्जा मिल जाए? वो इसीलिए चाहती है क्योंकि उनको लाभ मिलता है। वो लाभ क्या होता है? वो लाभ ये होता है कि उन्हें कम से कम 40 स्टार प्रचारक मिल जाते हैं, ठीक है। प्रचारक क्या होते हैं? प्रचारक वो होते हैं जो कि हमारे चुनाव में पार्टी का प्रचार करेंगे। अब क्या होता है कि इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक। सो इसका क्या आप ये लगा लीजिए कि क्या इसका फ़ायदा मिलता है कि अब मान लीजिए मैंने जो है चुनाव में नॉमिनेशन भरा हुआ है, मतलब चुनाव मैं लड़ रही हूँ अपनी सीट से। अब मैं क्या करती हूँ, मैं बुला लेती हूँ हमारी, मान लीजिए मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, और बीजेपी पार्टी में जो बहुत फेमस है, मान लीजिए कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को अपने यहाँ बुला लेती हूँ। अब योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, आके वो पार्टी का बखान करेंगे, ठीक है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो पार्टी आए और मैं उनके साथ मंच पर वो जो बोल रहे हैं उसमें लगी हुई हूँ, और अगर मैंने उनके साथ मंच जो है शेयर कर लिया, और या तो जो पैम्पलेट लगे हुए थे उस पैम्पलेट में उनके साथ मेरी फोटो आ गई, तो उससे क्या हो जाएगा, इससे संविधान के जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, उसका उल्लंघन हो जाएगा। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका उल्लंघन हो जाएगा। ऐसे में क्या किया जाता है, अब आप नॉर्मल समझिए कि कोई भी अगर कैंडिडेट होता है तो उस कैंडिडेट को एक बजट मिलता है कि आप अपने इलेक्शन के ऊपर सिर्फ इतना ही खर्च कर सकते हो,
और इससे ज़्यादा या इससे अधिक आप नहीं कर सकते। अब अगर कोई स्टार कैंपेनर होगा, स्टार प्रचारक होगा, तो उसके लिए जो मैं ऑर्गेनाइज करूँगी फंक्शन प्रोग्राम, उसमें पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, और कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर मैंने अपने एरिया में स्टार प्रचारक को बुलाया और उसके साथ मैंने स्टेज पे खड़े होके मैं भी उसके साथ आ गई फ़ोटो में, और जो पैम्पलेट लगे थे वहाँ मैंने अपनी फ़ोटो लगवा दी उस स्टार प्रचारक के साथ, तो जितना खर्चा हुआ है ये सारा, ये मेरे बजट में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरे बजट में शामिल कर दिया जाएगा। और अगर ये मेरे बजट में शामिल कर दिया तो मैं फिर कहीं की नहीं बचती हूँ कि अब मैं और खर्च कर ही नहीं सकती हूँ। अब पैसों की तो कमी है ही नहीं, पैसे तो आप कहीं से भी ला सकते हो, कैसे भी ला सकते हो, परंतु क्या हो जाता है, इससे आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन हो जाएगा, और यही है कि नॉमिनेशन भी जो है वो बंद किया जा सकता है। जो वर्तमान समय में है, जो पार्टियां खर्च करती है, वो बहुत बड़ी रकम बहुत बड़ी रकम में में पैसा खर्च करती है, परंतु वो उसका बताती नहीं है कितना कहाँ है, कैसे किया है, किस तरीके से किया है, तो वो जो है वो सिस्टम चला ही आ रहा है। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ साथ ये बोला जाता है कि उन्हें नई दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए जगह दे दी जाती है। हाँ जी, नई दिल्ली में उनको क्या किया जाता है, एक सरकारी बंगला भी मिलता है पार्टी के नाम पर, एंड बंगले के साथ साथ उन्हें कार्यालय के रूप में भी जो है एक क्षेत्र दे दिया जाता है। आम आदमी पार्टी को मिला हुआ। बिल्कुल मिला है, गुजरात के कारण जो है उनको वो दर्जा मिला था कि अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो अब एक राष्ट्रीय पार्टी जो है, अब अगर आप जो है नामांकन करते हो तो आपको अपने पीछे क्या चाहिए, आपको अपने पीछे एक प्रस्तावक चाहिए होता है। तो अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी हो और अगर आप नेशनल पार्टी बन जाते हो तो आपको सिर्फ एक ही प्रस्तावक की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, नहीं आपको कई बार बोल देते हैं 2, कई बार बोल देते हैं 4, कई बार बोल देते हैं 6, तो इतने प्रस्तावक की आपको ज़रूरत हो सकती है। अगला क्या है, इसमें क्या किया जाएगा कि उनको जो राष्ट्रीय दल है उनको एक समय सारणी दी जाएगी, जिस समय सारणी में वो दूरदर्शन में या आकाशवाणी पर अपना जो है स्लॉट ले सकते हैं और अपना प्रचार कर सकते हैं। तो ये जो है समय भी हम उनको देने वाले हैं। अब हाल ही में ये क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनावों के कारण उनको 9वीं राष्ट्रीय पार्टी जो है बनने की योग्यता भी हासिल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF 2002। ये क्या है, ये एक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है। अब इस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में बेसिकली जो है वो क्या जाएगा, यहाँ पर क्या किया जाता है, ये एक इंटरनेट से संबंधित एक, आप बोल सकते हो कि एक तरीके का समूह है। अब वो समूह क्या करेगा, उस समूह का काम ये है कि इंटरनेट को हमें किसके लिए यूज़ करना है, इंटरनेट को हमें गवर्नेंस करने के लिए यूज़ करना है। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ जाकर, उस एरिया में जाकर किसी भी तरीके से आप ये समझ सकते हो कि वहाँ काम देखना है, सरकारी रूप पर जो है कार्यरत रहना है, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर की जाती है। अब अगर भारत के केस में मैं आपको बताऊं तो इंडिया के केस में ये बोला जाता है कि आज के समय में इंडिया सबसे अधिक इंटरनेट यूज़ करने वाला देश बन गया है। और आप ये बोल सकते हो देखो सस्ता तो है, परंतु स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हम पैसा देते हैं 4G का, हमें स्पीड 2G की ही मिल रही होती है। इंडिया के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 800 मिलियन इंटरनेट यूज़र है। ठीक है, 800 मिलियन इंटरनेट यूज़र है हमारे पास। अब उसमें आप भी शामिल हो जाते हो, और आप ये देख लीजिए कि हमारा इंटरनेट के बिना तो किसी टाइम पे काम ही नहीं चलता। अब क्या हुआ था कि जो ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हुई थी, ये एक लिवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पावरिंग भारत, ठीक है, इस नेम से ये जो है, इस थीम के साथ हमने जो है ये आप ये बोल सकते हो कि इस फोरम में इस थीम के साथ जो है काम किया गया था। और इस थीम में क्या है, संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है ये उससे जुड़ी हुई है। अगला आ जाता है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। इसका 7वां संस्करण मतलब कि 7th एडिशन जो है वो अभी हुआ है। अब क्या है कि सभी स्तरों पर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल समाधानों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए जो है काम कर रहे हैं। डिजिटल क्षेत्र में जिन्होंने भी काम किया है तो उन्हें ये काम करने के लिए हमने 2009 में एक पुरस्कार जो है वो स्थापित किया था। और उस पुरस्कार वो पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा, जिन्होंने
डिजिटल क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और वो क्या रही हैं, वो सरकारी संस्थाएं रही हैं, तो उसके रूप में जो है वो काम किया जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो है रेगुलेशन कौन करने वाला है। अब आप देख लीजिएगा, इंडिया में जो भी कुछ भी बनाया जाएगा तो वो अगर डिजिटल तौर पर बनाया गया है तो वो डिजिटल तौर पर जो भी बनाया जाएगा वो कौन बना कर देता है, वो बनाता है मेटी। मेटी मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो मेटी के अंडर कौन आता है, NIC, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। सो आप ये बोल सकते हो कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अब आपको ये याद करने, लिखने, कहीं पे भी कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट क्या है कि इतना ये होगा, यही इसी को आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है भारत में अंधविश्वास के खिलाफ कानूनी प्रावधान। तो भारत में अगर बोला जाए कि अंधविश्वास के खिलाफ कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई भी ऐसा एक्ट हमारे पास नहीं है। साफ शब्दों में आप जो है इस लाइन को पूरा क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से आप हाईलाइट कर लेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई भी लॉ है नहीं। अब प्रावधान की जब मैं बात कर रही हूँ तो वो प्रावधान क्या है, वो प्रावधान ऐसे हैं जो किसी और लॉ के अंडर है, और वो भी क्यों है, अंधविश्वास कोई कर रहा है इसीलिए नहीं पकड़ते हम उनको। अगर मान लीजिए उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो मर्डर के केस में बलि ले दी जाती है, तो किसी का अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आप ले सकते हो। मान लो कि क्या हुआ कि आपको पता चला कि रात को जो है किसी लेडीज़ के बाल काट के ले गए, चलते थे ना ये न्यूज़पेपर में कि सो रहे हैं, पूरी चुटिया ही काट के जो है उनकी लेके चले गए हैं। सो एक तो ये, दूसरा अब आप मुझे ये बताइए, अगर किसी के पास किसी भी तरीके के हथियार मिल जाते हैं और वो हथियार ऐसे हथियार हैं कि जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। अब सपोज करिए कि किसी के पास जो है लाल नींबू मिल जाता है, नींबू मिर्ची मिल जाती है, मान लीजिए किसी के पास वो छोटी गुड़िया और सुइयाँ मिल जाती है, तो क्या हम उसको पकड़ सकते हैं कि नहीं, ऐसा प्रावधान हमारे पास नहीं है। हाँ जी, नींबू नहीं, अरे नहीं, क्या होता है कि नहीं, आपको नहीं पता है, नींबू जो होता है ना, मतलब जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी है ना, उसमें ना हम मैजिक थ्योरी करते हैं, ब्लैक मैजिक थ्योरी, तो उसमें हाँ, तो ब्लैक मैजिक थ्योरी करती है, तो वहाँ पे मैंने उनको अच्छे से पढ़ाया था कि किस तरीके से होता है, मैंने उनको फोटो भी दिखाई थी पूरे अच्छे तरीके से। तो नींबू होगा येलो कलर का, नींबू येलो कलर का होता है, उसमें सुई चुभा देते हैं एंड देन उसके थ्रू ना उस पे मान लीजिए कि कुछ वो डाल देते हैं सिंदूर या से, फिर क्या होता है कि वो फिर पूरी पूजा वूजा करते हैं ना, फिर बाद में क्या मिलता है, वो नींबू काट के देखेंगे वो रेड हो जाएगा, रेड। तो ये सिस्टम जो है होता है, सच में होता है, देखा नहीं है मैंने। बिल्कुल बोलते हैं। यही है आपका सिद्धांत, जिस दिन आपको दिख जाएगा ना कोई, उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो बेसिकली क्या हो ना कि देयर आर सो मेनी एनर्जीज। देखो, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, एंड अभी मैं आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट होकर मतलब उस व्यू पॉइंट से मैं बताऊंगी, एंड उसके पीछे हम कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज को भी करते हैं, ठीक है, एक बारी। हाँ, सो क्या होता है दैट देयर आर सो मेनी एनर्जी, बहुत तरीके की एनर्जी है हमारे वातावरण में, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एक तो ये बोला जाता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है तो आप वही पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हो, और अगर आपके पास नेगेटिव एनर्जी है तो आप उसी को ट्रांसफ़र करते हो। तो ये दोनों एनर्जी इस टाइम पीरियड में भी यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रही है। वो हमें होता है कि हम किस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरफ जाएंगे। अब ये कहानी है कि जब भगवान शिव से जो पार्वती माता है वो विद्या लेना चाहती थी, किसी क्रिया से संबंधित विद्या लेना चाहती थी, तो भगवान शिव ने पार्वती जी को बोला कि नहीं, अभी उचित समय नहीं है। तो फिर भी पार्वती जी ने जिद करी, तो वो जिद के आगे झुक गए और वो जो है उनको विद्या देने के लिए बैठ गए।
उन्होंने पार्वती जी को बोला कि अगर आप मेरे विद्या देते समय अगर आप सो जाते हैं, आपकी जो है आँख लग जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपकी उस विद्या का नेगेटिव जो है इफेक्ट निकल कर आएगा। और जब वो विद्या देने लगे तो क्या हुआ कि पार्वती जी की आँख लग जाती है, और जिस टाइम पीरियड में उनकी आँख लगती है और उस टाइम पीरियड में उन्होंने जो मंत्र बोले थे, उन्हीं मंत्रों का यूज़ करके आज के टाइम पीरियड में आप पाओगे कि नेगेटिव जो है चीज़ें की जाती है। एंड वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी अभी भी एग्जिस्ट करती है। सो एग्जैक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है। बिल्कुल। सो टीका लगाते दैट इज फॉर द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के लिए है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए है। आप लोगों ने अपने जो ध्यान में रख के वो क्या बेसिक क्या है कि अगर आपकी बॉडी में इस पॉइंट पर जो है तो उससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, अच्छा ब्लड जो है बनता है, और जो वेस्ट ब्लड होता है वो डाई कर जाता है, वो चला जाता है। तो ये होता है। हाँ, तो लज्जावती पूछ रही है मैम टोटका वर्क करता है क्या? तो चलिए हम सब क्या करते हैं, यूपीएससी का जिसने पेपर बनाया है ना उन्हीं के ऊपर कर देते हैं। ओके, सो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि एडमेंट नहीं होना है आपको, यही बोलूँगी अजीम फातिमा मैं, एडमेंट आपको नहीं होना है। एडमेंट मतलब कि जिद नहीं करनी है आपने कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ काला जादू में, मैं ये इसमें नहीं। बिलीव आपका क्या होता है, बिलीव आपका डिपेंड करता है कुछ फैक्ट्स के ऊपर जो आपने पढ़े होंगे, जो आपने देखे होंगे। तो इंटरव्यू में कभी भी आपको इस तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं बोलना है और ना ही घुमाना है। बिल्कुल बता सकते हो। एक बार अगर आपको इंटरव्यू बोर्ड में आए, अगर आपको कुछ भी उसके बारे में नहीं मालूम तो सीधे बोल दो कि मैं नहीं, आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे इस पर और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे लगता है सर मेरी जो वर्तमान की जो मेरी नॉलेज है वो कम है, मुझे इस पर पढ़ने की ज़रूरत है। वो अरे वो तो नेगेटिव जाता है। बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि उससे पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। चलिए अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या प्रावधान है। आईपीसी की धारा 302 के अनुसार क्या बोला गया है कि अगर हत्या हो जाती है तो हत्या होने के बाद, जैसे कि मानव बलि दी है, तो हत्या होने के बाद आप धारा 302 को लगा सकते हो। तो मीन्स कि जब मान लो किसी को मर्डर करवाने बैठे हैं तो इंटेंट टू मर्डर है कि मर्डर आप इनकी हत्या करने हो, बलि इनकी ले लोगे, तो उससे पहले जो है नहीं किया जाएगा, बलि के बाद जो है उनका संज्ञान ले सकते हैं। ये कौन बोलता है? आईपीसी की धारा 302। अगला क्या है? अगला भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 51A, उसमें भी बोला गया है कि हमें वैज्ञानिक स्वभाव मतलब कि साइंटिफिक टेम्पर जो है वो बनाने की ज़रूरत है, हमें मानवतावाद जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगला क्या बोला जाता है कि 1954 का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, उसमें क्या बोला है कि भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वास गतिविधियों के दुर्बल प्रभाव से निपटाने के लिए उसमें प्रावधान दिए गए हैं, परंतु उसमें यह नहीं बोला गया कि अगर किसी ने किया तो उसके अगेंस्ट हम क्या एक्शन ले सकते हैं, कि क्या किस तरीके से किया जा सकता है। तो अगर आपके पास आए कि क्या कोई लॉ है हमारे पास, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला आ जाता है कि विचाराधीन जो कैदी हैं उनको वोट देने का अधिकार। अब आप सबको पता है कि हमारा ये बोला गया है कि अगर किसी को हमने क्या किया हुआ है, निवारक निरोध के तहत अगर हमने उनको रखा हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको पता होगा, तो उस केस में तो हम उन्हें वोट का अधिकार देते हैं। परंतु हमारे पास अगर कोई विचाराधीन कैदी है, अब जो विचाराधीन कैदी है, क्या उसके ऊपर उसका जो जिसके लिए उसको पकड़ा गया है, क्या वो साबित हो चुका है? साबित नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो भी विचाराधीन है। तो ऐसे में हम उनसे उनका राइट कैसे छीन सकते हैं? तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें विचाराधीन जो कैदी हैं उनको वोट जो है देना चाहिए, मतलब हमें उनको अधिकार देना चाहिए कि वो भी वोट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि वोट से संबंधित जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ मेंशन किए हुए हैं, तो वो मेंशन किए हुए हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। दो है 1950 है, एक 1951 है, परंतु ये किस में है? 1951 में है। हाँ जी, लोकसभा का है। एक करंट में भी आएगा कि जो प्रवासी मजदूर विदेश में हैं, जो प्रवासी मजदूर विदेश में हैं, उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार है। ये प्रोविजन करने की बात
क्या क्या क्या? जो मैम अगर वोटिंग चल रही है, जो हमारे एनआरआईज हैं, अच्छा, एनआरआईज के लिए, हाँ, तो उनको तीसरे पर्सन की हेल्प से वो वोट डाल सकते हैं। उसको हम बेसिक बोलते हैं कि वो हमने पहले दे दिया था किनको, जो कि दूरस्थ जो है सेवाएं दे रहे हैं, पहले उनको दे दिया था हमने। इलेक्शन में वो देते हैं, ड्यूटी देते हैं, ड्यूटी उनको भी होता है, जो सैनिक होते हैं उनको होता है कि उनके नाम पर कोई और कर सकता है। अब ये क्या किया गया था, अब ये एनआरआईज को भी दे दिया गया था कि उनके नाम पे जो है उनका कोई, वो बताएंगे कि मेरा वोट इसको देना है। और नहीं, अभी बेसिकली क्या है कि उसके ऊपर हमारा मतलब ये हो रहा है कि चर्चा चल रही है कि एनआरआईज को दिया जाना चाहिए कि नहीं। ये हमारी जो चर्चा है 1 साल तो हो गया होगा इसको चलते चलते, परंतु इसके ऊपर इस तरीके से कोई वो आया नहीं है कि हम बोल ही सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। अगला आ जाता है आपका क्या, कि अनुसूचित जनजातियों को सूची में जोड़ना, कि अगर हमें सूची में जोड़ना है तो कैसे कैसे हम उनको सूची में जोड़ सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप सबको पता है कि जनजाति कहाँ होगी, किसी राज्य में होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, संबंधित राज्य सरकार से ये उत्पन्न होगा, फिर जनजाति मामलों के मंत्रालय को ये भेजा जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, संबंधित राज्य सरकार से ये उत्पन्न होगा, हाँ, प्रॉक्सी वोटिंग बोलते हैं। सो संबंधित राज्य सरकार से ये उत्पन्न होगा, फिर जनजाति मंत्रालय को भेजा जाएगा। मान लीजिए झारखंड को करना है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले वहाँ उत्पन्न करेगा और वो भेज देगा कहाँ, मंत्रालय को। फिर मंत्रालय इसे कहाँ देगा, मंत्रालय आप सबको पता, खुद से तो कुछ काम करता नहीं है, वो अपने अंडर कुछ बना के रखेगा। वो कौन होगा, भारत के महारजिस्ट्रार, वो उनके कार्यालय में भेज देगा। अब रजिस्ट्रार की मंजूरी के बाद इसे हम फिर वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उसको भेज देगा। फिर आयोग के बाद वो कहाँ जाएगा, कैबिनेट को भेजा जाएगा। और अगर कैबिनेट भी उसके ऊपर सहमति दे देती है तो हम उसे जनजाति सूची में जोड़ लेंगे। तो वापस से हम देखेंगे, सबसे पहले क्या हुआ, राज्य सरकार से ये उत्पन्न हुआ, राज्य सरकार से उत्पन्न होकर ये कहाँ गया, मंत्रालय में गया। कौन से, जनजातीय मंत्रालय। जनजाति मंत्रालय अपने आप काम नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा, रजिस्ट्रार के पास, महारजिस्ट्रार आरजीआई के कार्यालय में भेजेगा। महारजिस्ट्रार के कार्यालय के बाद वो कहाँ जाएगा, अनुसूचित जनजाति आयोग के पास जाएगा। एंड आयोग भी अगर उसमें मंजूरी दे देता है तो लास्ट में कैबिनेट के पास जाएगा और वहां से ये पास हो जाएगा। पास हो जाता है तो मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। अब क्या किया गया है कि अनुच्छेद 366 25 में क्या बोला गया है कि क्या हमारे पास अनुसूचित जनजातियों की कोई परिभाषा है, तो हमारे पास परिभाषा है। इसमें क्या बोला है कि ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय उनके कुछ समूह या समूहों के रूप में परिभाषित ये इन्हें करता है। इनका मानना है कि जिन अनुसूचित जनजातियों को 342 अनुच्छेद के अनुसार जनजाति मान लिया गया है, उन्हें ही हम 366 के अनुसार जनजाति मानकर चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 342 के अनुसार जिन्हें हम जनजाति मान चुके हैं, उन्हें हम अनुसूचित जो अनुच्छेद 366 है उसके अनुसार फिर जनजाति परिभाषा के अनुसार हम उसे मान लेंगे। समझ रहे हो आप कि बेसिक क्या है कि पहले 342 उसके ऊपर मुहर लगाए, फिर वो क्या होगा कि उसकी परिभाषा आप दोगे कहाँ, आर्टिकल 366 में। अब आपका काम क्या है, आपने बेयर एक्ट का नाम सुना है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या है, उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जैसी लैंग्वेज में लिखा गया है वैसी ही लैंग्वेज में, आर्टिकल में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, जो भाषा यूज़ हुई है, वही सेम भाषा में वो आपको दिया हुआ है, वो है बेयर एक्ट। ठीक है, नाम सुना आपने, चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे याद रहा। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी इतना सा होता है बेयर एक्ट, ठीक है, 2 पोर्शन आते हैं, एक तो इतना बड़ा आता है उसका, एक इसका छोटा वर्जन आता है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि छोटा वर्जन, प्रॉपर जो भाषा है उसी को बोलते हैं बेयर एक्ट, हाँ उसी को बोलते हैं। तो उसका क्या होता है कि उसको पढ़ने करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है, परंतु उसमें कभी कभी आप कोई आर्टिकल उठा के उस आर्टिकल की लैंग्वेज जो है क्या यूज़ हुई है उसको एक बार देख सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अगर आपको इंटरनेट पे मिल जाता है आर्टिकल 342 और 366 की जो है आपको लैंग्वेज देखनी है कि है क्या, ठीक है, बेयर एक्ट बी
अगर दूसरा आप ले लो नॉलेज, ठीक है, यही किया जा सकता है। और मैं तो टीचर होके भी कभी इस चीज़ को वो नहीं करती हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं अपने आप को यही बोलती हूँ कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि आप पूरी प्रोसेस में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, सीख ही रही हूँ, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वो सीख रही हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने दिमाग में सब कुछ तो रख के आया नहीं है इस धरती के ऊपर, वो टाइम के साथ ही सीख रहा है। इसीलिए ना तो हमें कभी किसी चीज़ को लेकर ऐसे करना चाहिए कि नहीं मुझे सब कुछ ही आना चाहिए। वो क्या है, ये यूपीएससी की जर्नी कैसी है, चलती जर्नी है, जिसमें आपको डेली चलना पड़ेगा। अगर किसी दिन पीछे छूट गए तो वो हो गया कि हाँ मेरा भी छूट गया, किसी और का भी छूट गया है, वही सेम वाला जो है वो सीन हो जाता है। अगला क्या आता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कोटा। अब आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस जो है उनको भी हमने अधिकार दे दिया है। अब ये किस में दिया है, ये 103वें संविधान संशोधन में दिया गया है। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। आप सबको पता होगा बिल जो है बहुत आगे नंबर से चलते रहते हैं, एक्ट जो है वो जो पास होके जो है आ गया है, ठीक है, जो बन जाता है वो। अब संवैधानिक संशोधन के अनुसार 103वां संशोधन अधिनियम 2019 ने आबादी के क्या किया है, गैर ओबीसी और गैर जो एसएससी एसटी वर्ग के बीच ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए जो है अनुच्छेद, अब इसमें दो होगा, एक 15 ये किससे है, शिक्षा से रिलेटेड है, जिसमें कि आप किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा किससे रिलेटेड है, रोजगार से रिलेटेड 16(6) जो है उसमें डाला गया है। अब अधिनियम का जो दायरा है वो क्या होगा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें आरक्षण दे सकती है, परंतु जो राज्य सरकार है अगर वो देना चाहती है तो वो दे सकती है, नहीं देना चाहती तो वो नहीं देगी, ठीक है, ये इसमें जो है प्रावधान रखा गया है। मतलब कि अगर राज्य सरकारों को यह तय करने की अनुमति है कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में वो आरक्षण प्रदान करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकती है, परंतु राज्य सरकार करना चाहती है तो करेगी, नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी, ठीक है। सो ये यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। अगला क्या आ जाता है, इसमें मानदंड क्या रखा हुआ है। मानदंड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है आपको इतना तो ये तो याद होगा ही। सो इसमें देख लीजिए, हाँ जी, ईडब्ल्यूएस का है, बिल्कुल है। अरे नहीं 84 नहीं गई थी, 78 कुछ गई थी, 78 लग रही है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी से भी नीचे गई थी। नहीं 96 नहीं थी, इस बारी तो कितना कम थी, नहीं 80 की लाइन में थी, मुझे ये याद है, हाँ जी 80 की लाइन में थी, 80 की लाइन में थी। बात वो नहीं है, ओके। सो आज के बाद ना तो कभी कट ऑफ देखना, ना कभी कट ऑफ का कैलकुलेशन करना, ना कभी नंबर देखना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि क्या कट ऑफ रही है। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर होगा उस पेपर से आपकी कट ऑफ डिसाइड होएगी। सपोज करो आपका पेपर बहुत आसान आ जाता है तो आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना आपको लेकर चलना है, ठीक है। अब आप सबको पता होगा कि किस कब कब मिल सकती है। अगर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के अंतर्गत वो उसमें किसी पिछड़े वर्ग में, किसी अनुसूचित जनजाति में, किसी और अनुसूचित जाति में नहीं आने चाहिए, उनके पास वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस में उनको पहचाना गया हो, उनके पास जो है 5 एकड़ की भूमि उससे कम होने चाहिए। अगर 5 एकड़ की भूमि है तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास 1000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट है तो शामिल नहीं किया जाएगा, इससे कम है तो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आपके वो रहने वाले हैं। हो गया होगा। अगला आपका बनता है क्या,
डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट्स मतलब कि पूर्व निर्धारण का सिद्धांत। इसका मानना क्या है कि अगर किसी उच्च न्यायालय ने या उच्च अदालत ने कोई एक मतलब उन्होंने कोई अपना ये फैसला सुनाया है, उस फैसले के ऊपर अब जो निचली अदालत है सेम उसी केस में उस फैसले से ऊपर कोई और फैसला नहीं सुना सकते हैं। इसमें एक वर्ड बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेयर डिसीजेस। ये देख लीजिएगा आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं, हायर कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, कोई फैसला सुनाया है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सेम केस के ऊपर कोई फैसला नहीं सुना सकता है, मतलब वो हाई कोर्ट के फैसले से ऊपर नहीं जा सकता है। ये जो है इसमें किया जाएगा। स्टेयर डिसीजेस का मतलब क्या होता है? स्टेयर डिसीजेस का मतलब होता है कि ऐसा जिसके ऊपर पहले आप डिसीजन दे चुके हो और इनके डिसीजन के से ऊपर अब कोई और डिसीजन नहीं होगा। जो हायर कोर्ट ने बोल दिया वही चलेगा। देखिए, नहीं, बात क्या है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि अगर ऊपर वाले ने कुछ बोला है तो वो रहेगा, नीचे वाला नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि कितने ही सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, उन ट्राइब्यूनल के केस में क्या होता है कि अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि DRT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, उसमें बोला जाता है कि आप जो है उनके फैसले के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, और वो तो कोर्ट भी नहीं है, जो है हमने ट्राइब्यूनल बनाए हुए हैं। तो इस केस में आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, सो अब आपके 11 हो चुके हैं। एक बार आप इनको नज़रों के सामने से निकाल दीजिए। आज तो आपको मज़े आ रहे होंगे ना कि पॉलिटी है, इजी है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप अपनी आंखों के सामने से इसको निकाल दीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अरे हम इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये हमारे देखो, नॉर्मली अगर हम ओबीसी का वो क्राइटेरिया के बेसिस पे देखें ना, तो वो जस्ट वही हो जाता है कि क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट वाला आ जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि ईडब्ल्यूएस के केस में ईडब्ल्यूएस के केस में क्या हुआ है कि कितने ही तो फर्स्ट टाइम जब हुआ था फिल नहीं कर पाए थे जनरल के, और जिन्होंने कर लिया था उनमें कंपटीशन कम है क्योंकि सीटें उनके केस में अलॉटेड ज़्यादा हो रही थी, तो वो हो गया था। हाँ, अब धीरे धीरे ना ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी कट ऑफ। क्यों? क्योंकि लोगों को दिख रहा है फ़ायदा है, और कैसे करके आप ईडब्ल्यूएस का वो ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस बिल्कुल बनवा रहे हैं, वो तो ना स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात करी है ईडब्ल्यूएस के केस में केंद्र और राज्य सरकार दोनों दे सकती है, और राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको अनुमति देनी है कि नहीं देनी। हाँ, तो अनुमति दे देते हैं तो हो जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ओबीसी की नहीं है। ठीक है, हरियाणा के केस में तो यही किया जाता है। अरे वो यूपीएससी है, वो डिपेंड, ये तो कुछ भी नहीं है। एसटी के केस में अगर 500 के आसपास का रैंक है, 700 के आसपास का रैंक है, तो भी आईएएस मिल जाता है। वो नहीं होता, वो रैंक के हिसाब से नहीं होता, वो सीट के हिसाब से होता है। वो सीट के हिसाब से होता है। मान लीजिए जनरल को सीट अलॉटेड है कितनी, 77, तो 77 सीट जनरल की जहाँ तक काउंट होगी क्या होता है, अनरिजर्व्ड। 77 फिल होते ही ख़त्म हो जाएगा, और उस 77 में अगर आप ओबीसी ये वो इंक्लूडेड है तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। आईएएस की पोस्ट में। चलिए अब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जल्दी से 5 मिनट दे रही हूँ मैं।
नहीं तो हाँ जी, ये प्रियम्बल में भी दिया गया है, परंतु जब हम शब्द की बात करते हैं तो वो जो शब्द है वो हमारे ड्यूटी में मेंशन किया गया है। और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का ऐसा फीचर जो इसको बताता है कि ये एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल जो नागरिकता दी जाती है वो। मेरे को लग रहा है कि इसके चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना। प्रियम्बल हो गया, इनके ऊपर आते ही हैं। बिल्कुल। डिफाइन नहीं, वर्ड अलग है कि वर्ड कहाँ डिफाइन हो रहा है, वो अलग है कि कौन सा फीचर उस चीज को बढ़ा रहा है, उसको महत्वता दे रहा है। तो वो दोनों चीजें डिफरेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी भी, तो आप फंडामेंटल ड्यूटी को करोगे पहले, ड्यूटी को करोगे। हाँ, ये नहीं तो नहीं रहेगा। वैधानिक है और कानूनी भी है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं है। राइट टू फ्रीडम, एंड उसमें 19(1)(c जो बोलता है कि राइट टू एसोसिएशन, कि आप संघ बना सकते हो, तो वो उसके बारे में ये बात करता है। ये क्या हमने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ये की थी 2022। वो तो वहाँ हो चुका है इन्वायरमेंट वाले में। हो गया, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं परिषद और महत्वपूर्ण निकाय। परिषद और महत्वपूर्ण निकाय, परिषद और महत्वपूर्ण निकाय में जहां हम बात करेंगे, अब ये ना 20 के आसपास के महत्वपूर्ण निकाय हैं, 20 के आसपास के। और एक और चीज को आप देखना कि ये ऐसे हैं जिनका कुछ का हो सकता है आपने नाम सुना हो, कुछ बिल्कुल बकवास लगेंगे, पर मैं आपको बोलूँगी 20 के 20 ये याद करके जाने हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की हिस्ट्री रही है पहले भी कि वो ऐसे ऐसे चीज़ें पूछती है, जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पूछ लिया है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया उसके ऊपर भी पूछ लिया है। तो ये ऐसे कुछ जो है महत्वपूर्ण निकाय होने वाले हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, तो उनके ऊपर पूछा गया है। ऐसे ही ये पूरा लिस्ट है आपके पास काउंसिल की, जो उस तरीके के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्या? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, NCSM, जिसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। अब ध्यान दीजिए, क्या म्यूजियम है, लिख दूँ? ओके, सो नेशनल काउंसिल ऑफ
साइंस म्यूजियम। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। अब ये क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होते हैं? हमारे पुरानी सब चीज़ें रखी हुई है, पुरानी सब चीज़ें रखी हुई है। वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो किसके बारे में बताती है? हमारे कल्चर के बारे में, इसीलिए संस्कृति के बारे में। इसीलिए ये क्या है? ये हमारे संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त समाज है। अब स्वायत्त समाज आप कैसे याद रखोगे? नेचर, जो यहाँ मैं प्रकृति की बात कर रही हूँ कि नेचर क्या है इसका, अब आपको याद रखना पड़ेगा। किसी में तो आएगा स्वायत्त है, किसी में आएगा वैधानिक है, किसी में जो है आएगा कि ये नॉर्मल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या क्या है, ऐसा ऐसा आएगा। अब आप याद कैसे रखोगे कि म्यूजियम वाला क्या है? म्यूजियम में अगर आपको आपका राज चलाने दे दिया जाए तो उनका सामान भी आप उठा उठा के घर ले जाओगे कि नहीं? इसीलिए म्यूजियम वाले क्या करते हैं? वो अपनी मर्जी चलाते हैं। जहाँ एंट्री देनी है आपको उतनी एंट्री देंगे, उसके अलावा आपको एंट्री नहीं देंगे। जहाँ उनको बंद करके रखना है बंद करके रखेंगे, जहाँ आपको आने देना है वहाँ आने देंगे। तो ये जो है करने वाले हैं, ये करते हैं। इस वजह से ये क्या है? अपना राज चलाने के लिए उन्होंने बनाई हुई है क्या? स्वायत्त समाज, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस सोसाइटी, कि अपनी मर्जी चलाने वाले। ये जो है समाज बनाया गया। अब इसका गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1978 को। याद करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ है इसका मुख्यालय? है कोलकाता में। क्यों? क्योंकि कोलकाता वाले ज़्यादा राज चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, कोलकाता वाले सबसे ज़्यादा राज चलाते हैं। म्यूजियम संस्कृति के बारे में बताते हैं, तो वो रहेगा। अब वो चेन्नई में है। एंड अब आप ये देख लीजिए कि कोलकाता सबसे ज़्यादा, वहीं पे उन्होंने सबसे पहले अपना वो सेटअप किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी अगर हम बात करें तो वो जो है वहीं हो जाता है। अब ये क्या करने वाली है? इसमें क्या किया गया है कि जो महानगर है, जो राज्य की राजधानियाँ हैं, जो जिला मुख्यालय है, वहाँ पर हम राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान संग्रहालय बनाएंगे, क्षेत्रीय स्तर के विज्ञान संग्रहालय बनाएंगे, जिला स्तर के जो है विज्ञान केंद्र बनाएंगे। तो ये उसके कार्य को भी देख रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमें काम करके देती है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड वन। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। और इवन आप अपने मेंस में इतना शो कर सकते हो। मेंस में ना पूरी लिस्ट ये आपको हेल्प करेगी। एक तो स्कीम वाली, एक ये जो है ये वाली। अगला क्या आ जाता है? राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। अब ये क्या है? इसका प्रकृति कैसा रहा है? मिनरल एक्सप्लोरेशन। कहाँ? अच्छा, ये क्या है? ये तो एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट जो कि हमने, हाँ, एनजीओ टाइप नहीं है। ट्रस्ट, एनजीओ के पास पैसा नहीं होता है, ट्रस्ट के पास पैसा होता है। एनजीओ के पास पैसा होता है पर एनजीओ के पास कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो? एनजीओ का मतलब होता है कि वो दूसरों की फंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, और एनजीओ का मतलब क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सोसाइटी में ऐसा दिखाया जाता है कि उनके पास पैसा नहीं है और पैसा बहुत होता है। मतलब अगर आपको ब्लैक मनी को वाइट करना है तो आप कहाँ कर सकते हो? एनजीओ के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद जितना ब्लैक मनी होगा उसको वाइट करना कैसे? एनजीओ के साथ करना। अब गृह मंत्री, अब आपको पता है कि कोई भी एनजीओ को रजिस्ट्रेशन देना होता है, कौन देता है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग करके देता है। एंड नीति मतलब पूर्णतः जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गृह मंत्रालय के पास है, परंतु उन्होंने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? वो नीति आयोग को। इवन अगर किसी भी एनजीओ को किसी फॉरेन एरिया से कहीं से भी उनको पैसा आता है तो वो उनको अगर रखना है ना, तो भी उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? नीति आयोग की। एनजीओ के थ्रू ही होती है। आपने एमिनिटी इंटरनेशनल का नेम सुना होगा? ठीक है,
ये एक तरीके एनजीओ, इतने सारे एनजीओ जो हमारे ऊपर रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट करके बताते हैं, तो वो एनजीओज को भी हमने बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी दादागिरी दिखाते थे। इंडिया में बोल देते हैं कि वुमेन जो है, औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनको किसी तरह की आज़ादी नहीं है। परंतु आप देखिए मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को, वहाँ ये बोल देते हैं कि अगर आपको प्लेन में भी जाना है तो आपके घर से किसी एक पुरुष की परमिशन आपके पास होनी चाहिए लिखित में, तभी आपको हम वीज़ा ये दे के जाने देंगे, अदरवाइज़ नहीं जाने देंगे। तो ये हाल करते हैं हमारा। नेक्स्ट आप देख लीजिए। बताइए। ये इंटरप्रिटेशन बनाई हुई है। महिलाओं से अधिक डिसिप्लिन कोई नहीं होता है, ठीक है? नहीं नहीं, मैं अरे नहीं नहीं, टॉप डिसीजन मेकर नहीं, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ हम बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में करते भी हैं कि वहाँ जो महिलाएं हैं ना, जो यहाँ महिलाओं में पवित्रता होती है ना, और उस मतलब सैंक्टिटी हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो वहाँ की महिलाओं में नहीं मानी जाती। हो सकती है, मानी नहीं जाती। और महिलाओं को, जैसे हमारे पहले टाइम में महिलाओं को कि एक मनोरंजन का साधन समझा जाता था, अभी वहाँ उनको वैसे ही कंसीडर किया जाता है, वैसे ही माना जाता है। इस वजह से बोलते हैं कि ये काम करने के लिए है, इनको ऐसी पोजीशन पे नहीं बैठा सकते हैं। हाँ जी, वो पॉलिटिकल थॉट के, जो कि आपका PSIR का थॉट है, उससे आप बताना चाहते थे, ज्योग्राफिकल के एस्पेक्ट से बताएंगे। हाँ जी, हाँ। सो इसीलिए अब ये क्या रहने वाला है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये हमने अधिनियम के तहत बनाया है। सो जो अधिनियम के तहत बनता है, अब आपको कैसे करना है इसका नेचर, मिनरल मतलब माइन के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल बनाने पड़ेंगे। रूल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, लॉ बनाया, तो ये कैसा हुआ, वैधानिक निकाय। ऐसे आप इनको याद रखोगे, नहीं तो आपको डिफिकल्टी आ जाएगी। मुझे बताना कि हमने जो साइंस म्यूजियम किया था वो कैसा था, उसका नेचर, स्वायत्त, संस्कृति मंत्रालय और स्वायत्त निकाय, ठीक है, उसको ये बोला गया है। अगला आ जाता है क्या, इसकी संरचना क्या है। ये 2 स्तरीय संरचना इसमें रहने वाली है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, आप सबको पता है माइन से रिलेटेड है, तो कौन करेगा, खान जो है मंत्री करेगा। और सीधी सी बात है, ट्रस्ट मतलब पैसा ही पैसा, याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। और जहाँ पैसा ही पैसा होगा वहाँ कौन होगी, मिनिस्ट्री के अलावा वो किसी को आने नहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्या कि MMDR अधिनियम, जो कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के 2% के बराबर राशि जो है खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस के धारकों से धन प्राप्त करने के लिए ली जाएगी। अब आप समझ लीजिए रॉयल्टी क्या होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। अब वो कितना होगा, वो यहाँ पर 2% के बराबर जो है रहेगा। अब रॉयल्टी क्या होती है कि मान लीजिए किसी के पास कोई अधिकार है, वो अपना अधिकार किसी और को दे रहा है, तो वो किसके बदले में दे रहा है, तो जिसके बदले में दे रहा होगा, तो वहाँ वो पर्सन जो है, मान लीजिए कि लीज पे मैंने लिया हुआ है और मैंने आपको दे दिया है करने के लिए। अब लीज पे मैंने लिया हुआ है और आप उसको कर रहे हो, तो आप मुझे क्या दोगे, आप मुझे उसका 2% दोगे। बेसिकली रॉयल्टी जो है ये, यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ हम इसकी अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार जो भुगतान की गई रॉयल्टी है, उसके 2% के बराबर जो राशि है, वो हम खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस के खनन पट्टे के धारकों से धन प्राप्त करने के लिए जो है लेंगे। तो ये इस तरीके से जो है हम अपने पास ले रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्या है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन।
अब समझ लीजिए क्या कल्चर रिलेशन बोला गया है, कल्चर बोला गया है तो किस में आता, कल्चर मिनिस्ट्री में, परंतु इन्होंने क्या बोला है, कल्चरल रिलेशन। क्या है ये, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। कल्चरल रिलेशन मतलब कि सॉफ्ट पावर में रिलेशन हम किसके साथ बना रहे हैं, अदर कंट्री के साथ, तो इसीलिए क्या आएगा इसमें, विदेश मंत्रालय। ठीक है, अब अगर हम अपने कल्चर पर अपना राज ना चलाएं, उनको बोल दे कि हमें तो करनी है क्या, कथकली, हम वहाँ बोल दे जाके हमें करनी है क्या, कथकली, और पहना देते हैं क्या उनको, जीन्स टॉप, ठीक है, वेस्टर्न ड्रेस जीन्स टॉप पहना देते हैं, होगा जीन्स टॉप में कथकली नहीं, इसीलिए वहाँ हम क्या करेंगे, हम वहाँ अपना राज चलाएंगे, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक स्वायत्त निकाय। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये कब बनाया गया, 1950 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये बनाया गया था। ये क्या है, भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित जो नीतियाँ और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग जो है लेने के लिए इसको बनाया गया है। हाल ही में क्या किया गया है, 2015 से विदेशों में जो स्थित भारतीय मिशन या पोस्टों के द्वारा अब क्या किया गया है कि हमने 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाना शुरू किया था। क्या बोला जाता है कि इसका जो बीजारोपण है वो कहाँ से हुआ, वो हुआ था इंडिया से। सो अब इंडिया में ICCR क्या है, अब ये बोला जाता है कि हम ये हाईलाइट करते हैं कि योग भारत से शुरू हुई है, परंतु अब जो 21 जून के दिन को 21 जून को 21 जून को ये मनाया जाता है। 21 जून के दिन को ये पूरे के पूरे विश्व में मनाया जाता है, और अगर ये मनाया जा रहा है वहाँ, तो ये जीत किसकी है, इंडिया की। सो इसलिए इंडिया को इसको और कंट्रीज़ के साथ मिलके जो है बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ ICCR को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव को सुविधाजनक बनाना है और दूसरे देशों के साथ भी सम्मिलित होकर उस तरीके से हमें इसको बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला आ जाता है क्या, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो विज्ञान कांग्रेस होती है ये, अभी कौन सी हो रही है, 108वें नंबर की जो है हो रही है। अब इसका थीम क्या है, इसका थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सो ये क्या है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब इतिहास जो है वो क्या रहने वाला है, कांग्रेस की पहली बैठक जो कि हुई थी 15 से 17 जनवरी 1914 को एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के ये परिसर में हुई थी। अब इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन इसमें बनाई गई है, जिसमें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है इसमें ये एक पेशावर निकाय के तौर पर ये काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है क्या, उत्तर पूर्वी परिषद। उत्तर पूर्वी परिषद किसके लिए बनाया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए जो है ये बनाया गया है। अब इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति ये है कि उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत ये क्या है, ये एक वैधानिक संगठन है। मंत्रालय कौन सा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का ही मंत्रालय होगा। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है शिलोंग में। क्या रहने वाला है इस परिषद में, आप सबको पता है कि वहाँ से कौन रहेगा, राज्यपाल रहेगा, क्योंकि उनको थोड़ी पावर दी जाती है, क्योंकि उन एरिया में हमें संभालना पड़ता है। तो परिषद में राज्यपाल और घटक राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, और राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, वो 3 सदस्यों को नामित यहाँ पर करने वाला है। अब इसकी अध्यक्षता किनकी रहने वाली है, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में ये क्या रहेगा, ये पहले क्या होता था कि पहले डोनर मतलब कि जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो मिनिस्टर होते थे वो काम करते थे। पर अब आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या कि उत्तर पूर्वी परिषद हो रही है, मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो रही है। अब गृह मंत्रालय क्या कहता है, गृह मंत्रालय ये कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, मतलब जब से आपको ये देखना कि जब से अमित शाह जी आए, उन्होंने देखा क्या कि ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले क्या करते हैं, वो वहाँ पर कभी इंसर्जेंसी होती रहती है, मतलब कभी इधर उधर से टेररिज्म टाइप ऑफ थिंग्स जो हैं होती रहती है। तो उसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं देखता हूँ, मैं जाके खड़ा होता हूँ। वो बोलते हैं ना कि क्या बात कर रहे हैं, हम तो जान दे देंगे इसके लिए। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर, इसलिए उन्होंने वहाँ आकर राज चलाना शुरू कर दिया है, और अब गृह मंत्रालय ने इसकी अध्यक्षता ले ली है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री से कुछ नहीं हो रहा, अब मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। अब मूल रूप से क्या था, ये 7 राज्य, हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में हम किस किस को लेकर चलेंगे, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, सो ये लेकर चलते हैं। तो ओरिजिनली 7 थे वास्तव में मूल रूप से, परंतु अब आठवां कौन सा,
सिक्किम, सो 8वां जो है सिक्किम भी इसमें जो है ऐड मतलब शामिल कर दिया गया है। ठीक है, सो एक जो 7 सिस्टर एक भाई जोड़ दिया सिक्किम। ठीक है, सो उससे ये रहेगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए 5 पढ़िए अभी आप एक बारी, और फिर हम 6 अपना स्टार्ट करते हैं। नहीं, बेसिकली सिर्फ ठीक है, ये क्या है, ये मूल रीज़न है। ये मैंने निमोनिक याद करने के लिए बताया, क्योंकि मूल तो याद रहे ना रहे, ये ज़रूर रहेगा कि हाईलाइट लेना होता है कि इनको अमित शाह जी को, अमित शाह जी ने बोला कि अब मैं आगे करता हूँ यहाँ जो हो सकता है, तो उन्होंने आके जो है यहाँ पे काम संभाल लिया। टेररिज्म के ऊपर ही एक्टिव हैं ये, और इनका काम बस एक ही उसके ऊपर है, इंटरनल सिक्योरिटी। पूर्व कहाँ किया गया है? प्रेसिडेंट। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें क्या है कि जो हायर कोर्ट होता है, अगर हायर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, तो जो लोअर कोर्ट होगा वो हायर कोर्ट के किसी भी तरीके के मान लीजिए कि उस फैसले के ऊपर कोई और उससे ऊपर कोई फैसला नहीं दे सकता है। जो फैसला हायर कोर्ट ने दे दिया है वही फैसले को पूर्णतः माना जाएगा। पढ़ लिया आपने? याद हो गया है? चलो अभी मैं पूछती हूँ आपसे कुछ, ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन में भी आप आंसर करोगे। इसको हटा देती हूँ, ये हटेगी तब ये जाके हटेगा। अब कहाँ बैठी है? चलिए आप बताइएगा मुझे। हाँ जी, पूछूं? ओके, सो आप मुझे बताइए लीगल प्रोविजन रहे हैं अंधविश्वास के लिए, कौन कौन से क्या क्या रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, तब लगता है। 3 थे इसमें ना? ओके, एक तो आईपीसी का हो गया। एक आईपीसी का था, और एक संविधान में कुछ रहा है जो ड्यूटी हो सकता है, या हमारा कोई डीपीएस भी हो सकता है, और एक हमारा मैजिक रेमेडी एक्ट से था। एक्ट, उसमें क्या बोला गया था? मैजिक रेमेडीज एक्ट, वो तो धारा हो गई आईपीसी की। और एक 51A, हाँ, और तीसरा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, उसमें क्या बोला गया है? बोला गया कि रोकने के लिए हमें कोई स्टेप लेने चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे, हाँ जी राजन, आप मुझे बता दीजिए कि शेड्यूल ट्राइब जो जनजाति है, ये अनुसूचित, इनको हमें लिस्ट में ऐड करना है, तो कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं? कहाँ से जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो ये जनगणना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनगणना होगा। से ये क्या बोलते हैं, ये राज्य सरकार के पास जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार अपने सेंट्रल में कहाँ, किसके पास? क्या बोलते हैं, मंत्रालय के पास। ठीक है, मंत्रालय जो
जनजातीय किसके पास? अरे जो एक आर्मी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो उसके कार्यालय के पास भेजेगी। उसको भेजेगी। ठीक है, अगर वो पास कर दिया तो मिनिस्ट्री के पास, आयोग के पास जाएगा। आयोग के पास भेजेगा। अगर वो पास कर दिया तो मंत्रालय के पास जाएगा, मंत्रालय फिर कैबिनेट के पास जाएगा। कैबिनेट उसको लागू कर देगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, ऑनलाइन में कोई और आंसर कर ही नहीं रहा है। देखिए साथ साथ में पढ़ा करिए आप। ओके, सो अब मुझे बता दीजिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। 7th ओनली 7th, अकेला 7वां है ये। हम्म। जो टीचर है 7वां है, और जो क्या बोलते हैं इसे पूरा मतलब 2014 के बाद इसे पूरा डिजिटलीकरण करने का जो मतलब इसे जोड़ा गया है। और ये 2014 के बाद इसमें तेजी से विकास हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पे फोकस किया और इसमें तेजी से विकास हुआ और इस पे अत्यधिक खर्च भी मतलब वो मुझे याद है मतलब जितना इसे जो था ये बनाया किन्होंने है? हाँ जी, ऑनलाइन में बता सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, प्लेटिनम आइकन जीता था। ओके, मैंने क्या बोला था कि कोई भी डिजिटल से संबंधित होगा वो मेटी मतलब मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बनाएंगे, और उनके अंडर कौन बनाएगा? NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, हाँ, सो वही बनाएंगे, वही हो जाएगा। अगला क्या आता है आपका? 6th। जानते हैं क्या करना पड़ता है? ऐसे याद नहीं होता है। आने का समय कान में हेडफोन सुनना पड़ता है, भले दार और ये रिकॉर्डिंग करके सब लोग आते हैं। ऐसे याद उसको बार-बार सुनने से बार-बार याद रहेगा। अच्छा, ऐसे करते हो आप? एक ही लेक्चर को कई बार देखते हो? जैसे हाँ एक लेक्चर है, जैसे मैं आपने नहीं पढ़ा है, नहीं है, जैसे मैं मेट्रो में चल रहा था रोड पर, जैसे मैं आपको खाना खा रहा है, कान में हेडफोन लगा है, चालू की हेडफोन मतलब लगा है, अगर स्पीकर तेज से बजाए खाना खा रहे हैं, ताकि वो सुनेंगे ना तो बार बार वो याद हो जाएगा, और जितने करेंगे तो मतलब खाना खा भी रहे हैं और क्योंकि वो 3-4 दिन करेंगे तो याद हो जाता है। हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे आपको सही लगे आप वैसे बस करने की कोशिश करिए। आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र, अब 5 बजे से टेस्ट है आपका। किसका जी? और देगा कौन? तो फिर मैं क्यों छोड़ूं 5 मिनट पहले? मैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो ये क्या आता है? जोनल कल्चरल सेंटर। आपने जोनल काउंसिल का नेम सुना होगा? जोनल काउंसिल का नेम नहीं सुना आपने? आंचलिक हाँ, क्यों? क्योंकि ये आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है। ये हम उससे अलग है, ये हम आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र की बात कर रहे हैं। अब आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र का मतलब क्या है? अब आप समझिए क्या, जहां हम आंचलिक की बात करते हैं, आंचलिक का मतलब होता है एक एरिया, जो एरिया आपने डिफाइन करके बताया हुआ है। अब आपके डिफाइन एरिया में मान लीजिए आपका ये एरिया है, ये आपका है। अब कोई और यहाँ आएगा तो क्या हम उसको आने देंगे? नहीं। मतलब क्यों? हमारे एरिया में हमारा राज चलेगा। और एक जोन का मतलब होता है एक एरिया में रहने वाले लोग को क्या हम बोलेंगे कि वो एक सोसाइटी बना के रह रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है? ये एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम मतलब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर क्या है? ये एक स्वायत्त निकाय है। क्यों? क्योंकि आप अपने उसमें अपना राज चलाओगे। और ये जो मैं क्या बताती हूँ आपको, ये मैं याद करने के तरीके बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि जो क्षेत्र है उसकी व्यक्तिकता को बनाए रखते हुए हमें राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से बांधना है। कि कोई भी एक एरिया है उसकी व्यक्तिकता क्या है, मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, वो मेंटेन रखोगे, परंतु उसको आप राष्ट्र के सांस्कृतिक रूप में बांध कर रखोगे।
अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको एक राष्ट्र का हिस्सा बनना है तो आपका जो कल्चर है वो भी सेम होना चाहिए, जो आपका रिलीजन है वो भी सेम होना चाहिए। अभी अगर नवरात्रि हैं तो सब देवी माँ की पूजा करेंगे, तो अगर हम ऐसे बोल देते हैं तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग एरिया में जो अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं। सीधी सी बात है, नवरात्रि में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पूजा होती है। और अगर हम बात करें गणेश चतुर्थी की, जो गणेश जी के, तो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है, ज़्यादा तो महाराष्ट्र में ही होती है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, हम उन एरिया की इंडिविजुअलिटी मतलब उनकी व्यक्तिगता को भी बनाए रखेंगे और हम इसको सांस्कृतिक रूप से जो है बांध कर भी रखेंगे। अब यहाँ क्या किया जाएगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र कहाँ होंगी, राज्य में होगी। राज्य में होंगी तो राज्य के राज्यपाल जो हैं वो अध्यक्ष उनको करेंगे। अब यहाँ अनुदान कैसे मिलेगा, अनुदान का मतलब क्या है कि पैसा कैसे मिलेगा, काम कैसे होगा। अब आप सबको पता है सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी फंड के ऊपर ही डिपेंड करती है। याद कर लेना, क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें गोकुलधाम सोसाइटी वो क्या करती है, कुछ भी करना होता था तो वो स्पॉन्सर करवाते थे बाहर से। मान लीजिए कि उनको क्या करना होता, होली का सेलिब्रेशन करना, उनको क्रिकेट मैच खेलना होता था तो वो बाहर से नहीं किसी को स्पॉन्सर करवाते थे, पैसा लगवाते थे। तो ऐसे ही आप याद कर लेना कि आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र के पास अपना इनकम का कोई उनके पास स्रोत नहीं होगा। उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, पैसा उनके ऊपर कोई देगा बाहर से, उसके ऊपर आएगा। अब ये क्या है, आंचलिक क्या है, सांस्कृतिक, तो इसका मतलब क्या है, यह संस्कृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो भारत सरकार के द्वारा वार्षिक सहायता यहाँ मिलेगी, अनुदान के रूप में मिलेगी। अनुदान है तो इसका मतलब वापस कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये अनुदान कैसी देंगे, वार्षिक, तो वार्षिक सहायता के ऊपर जो है ये डिपेंड रहेगी। अब यहाँ केंद्र जो है पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजौर में स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है ये करने की आपको ज़रूरत है नहीं। अब ये देख लीजिए कि इसमें जो संस्कृति मंत्रालय है किसी भी राज्य का, वो कोई पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से तो वार्षिक रूप से बंधी हुई अनुदान जो राशि है वो मिल ही जानी है, तो वो उसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आ जाता है क्या, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, इसको हम क्या बोलते हैं, कारा। कारा मतलब कि ये सेंट्रल एडॉप्शन जो है ये एक रेजोल्यूशन अथॉरिटी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी, क्या होता था कि भारत में पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती नहीं थी। क्यों, क्योंकि आपको पहले भी पता है इंडिया में कभी कमी हुई ही नहीं है पॉपुलेशन की, और बच्चों की कभी कमी हुई ही नहीं है। ऐसा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा किसी को अडॉप्ट करना पड़े, कि दत्तक जो है वो किसी को लेना पड़े। हाल ही में ये एक ट्रेडिशन चला आया है, आपने देखा होगा बॉलीवुड में क्या करते हैं, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, वो क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को, एंड फिर उन्हीं के सहारे जो हैं वो जी रहे होते हैं, गोद ले लेते हैं बेसिकली। तो हाँ, अब हाँ, बेटर लाइफ, वो उनका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो पहले इंडिया में नहीं होता था, होने लगा क्यों, क्योंकि क्या होता था कि किसी बाहर के कंट्री वाले आके यहाँ से हमारे अडॉप्ट करके चले जाते थे, एंड देन फिर बाद में उनको जाके बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कुछ नहीं पता होता था। इसीलिए क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें भी इसके ऊपर रूल और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। अब इसकी प्रकृति क्या है, सीधी सी बात है, बच्चे का काम बात आई है, दत्तक के बारे में बात आई है, तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर आता है। अब बच्चे के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, रूल एंड रेगुलेशन, तो ये कैसा रहेगा, वैधानिक निकाय ये रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय बच्चों को जो गोद लेने के लिए जो नोडल निकाय के रूप में ये कार्य करेगा, और देश में अगर कोई हो रहा है एडॉप्शन या फिर अंतर मतलब कि दो देशों के बीच में हो रहा है, तो वहाँ ये निगरानी रखेगा और उनका जो है विनियमन करेगा। अब अन्य कार्य ये क्या करने वाला है, अन्य कार्य इसमें क्या है कि किसी भी तरीके के बच्चे को अगर समय समय पर जो भी कोई गोद ले रहा है, तो उस टाइम पे ये जो भी मामले रहेंगे उनमें ये नियम बनाकर देगा। ये भी एक कार्य करने वाला है। हुआ क्या है, 2003 में भारत सरकार ने अनुसमर्दित हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 का पालन किया था। अब आप समझ लीजिए होता क्या है, दो वर्ड मैं आपको बताऊंगी, आप यहाँ पर देख लीजिए। एक वर्ड होता है सिग्नेटरी, एक वर्ड होता है रेटिफाइड, ठीक है। अब ये जो रेटिफाइड शब्द है
ये क्या है? ये है समर्थित। ये क्या है? अनुसमर्थित। अब दोनों वर्ड का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। सपोज करिए हम कहाँ गए हैं? हम गए हैं किसी एक फॉरेन मीटिंग में, और उस मीटिंग में जाकर हम क्या कर रहे हैं? वहाँ जाकर हमने कोई एक वहाँ कुछ मीटिंग में बात चल रही थी। बात चली तो उन्होंने ये बोला कि ये है हमारी, देखिए कन्वेंशन, मतलब ये हमारा ये पेज है, इस पेज पे रूल लिखे हैं कि आज हमने सबने बैठ के क्या क्या किया है, कि हमने ये कन्वेंशन किया है कि हम सब एडॉप्शन के ऊपर रूल रेगुलेशन बनाएंगे। तो हमने उस मीटिंग में बैठे थे, सब साइन कर रहे थे, शर्म में हमने भी वहाँ साइन कर दिया कि हाँ हम भी एग्री है, एडॉप्शन के ऊपर क्या बनना चाहिए? रूल बनना चाहिए। हम वो करके आ गए और घर आके हमने किसी से कोई बात नहीं करी, मतलब अपनी कंट्री में आके किसी से कोई बात नहीं करी। वो क्या होगा? सिग्नेटरी, कि सिर्फ साइन करके आ गए, अपनी कंट्री में कुछ किया नहीं। अगर आप किसी के सिग्नेटरी बनते हो, किसी भी कन्वेंशन के, कोई भी कन्वेंशन होती है अगर उसके अगर आप सिग्नेटरी बनते हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, ना उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है? रेटिफिकेशन में। फ़र्क कहाँ पड़ता है? रेटिफिकेशन में। रेटिफिकेशन क्या होता है? रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमें उन सब चीज़ों को रेटिफाई करना चाहिए। रेटिफाई का मतलब कि जो वहाँ हमने साइन किया था, वहाँ जो रूल एंड रेगुलेशन थे, उन रूल एंड रेगुलेशन को लेकर हम एक्ट बनाए, कहाँ? अपनी कंट्री में, अपने अकॉर्डिंग, और उसको हम पालन करवाए, उसे बोलते हैं क्या? रेटिफाइड। अगर हमने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजर्टिफिकेशन, ओके। सो बेसिकली क्या है कि जब हम किसी कन्वेंशन को रेटिफाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन पे एग्री किया था, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन हमने अपनी कंट्री में अडोप्ट कर लिए हैं। अडोप्ट भी कैसे किए हैं? अपना एक्ट बनाकर। तो रेटिफाई का मतलब क्या है? अनुसमर्थित का मतलब क्या है कि उस कन्वेंशन में हुई बातों पर साइन करने के बाद वो हम यहाँ पर लागू कर देते हैं। तो ये इस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? अभी आई है? मैंने अभी देखी नहीं है। ओके। जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना, हाँ हाँ बताई गई है उसमें, जो बच्चों को लेकर वो कैसे स्टेट की प्रॉपर्टी मानते हैं बच्चों को, और वो उठा लेते हैं घर से किसी के भी। मैं आप मूवी देखूंगा। ये केस इंडिया में हुआ था, जो अटॉर्नी जनरल ने अरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजन, मैं आपको बोलूँगी, ऐसी वैसी मूवी नहीं जो किसी नोबल कोज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कोई सीरीज़ या कुछ भी। आदत नहीं डालनी चाहिए, एक दिन रखना चाहिए हफ्ते को। देख पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं देख पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ अगर पेंडिंग काम होगा वो कर लो, नहीं पेंडिंग काम है तो देख लो, अभी तो देखनी नहीं है। ये क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसी मूवी नहीं। हाँ, आप घर पे देखो, बाहर जाके नहीं। बाहर देखो वहाँ पे जो बच्चे का कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। ये उसमें बहुत अच्छा बताया है। जो नॉर्डिक ओके। कंट्रीज में जो बच्चों को स्टेट की प्रॉपर्टी मानते हैं, अगर कोई इंडियन फैमिलीज के बच्चों को मेनली उठाते हैं घर से, क्योंकि जो इंडियन फैमिलीज हाथ से खाना खिलाते हैं, टीके वगैरह लगाते हैं, उन चीज़ों को वो मानते नहीं हैं, और वो उनको मानते हैं कि अनहेल्दी चीज़ें वो उनको दे रहे हैं बच्चों को, अच्छे से उनका लालन पालन नहीं कर रहे। उसके ऊपर गए और वो तो उन्होंने बच्चे को उठा लिया था और उसको दिया नहीं। उसकी मदर फिर ना इंडिया के कोर्ट में लड़ी, कोर्ट में गई, यहाँ से फिर जो सुषमा स्वराज है ना, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था उसको, और फिर अटॉर्नी जनरल ने उसका केस लड़ा था। ओके, तो ये पूरा का पूरा दिखाया गया इसके ऊपर। नॉर्वे के साथ ट्रीटी चल रही थी, कोई डिजिटल से रिलेटेड कोई ट्रीटी हुई थी, तो उसको रोक दिया गया था। अच्छा, ये पूरा मूवी में दिखाया है। ठीक है, मैं भी देखूंगी फिर। जो आपने मुझे दीदी भी बताया ना, हाँ जी, बैंक बोर्ड ब्यूरो। आपका आंसर सही हो, आंसर सही है, लेकिन कारण क्या है? लेकिन मेरे आसपास कुछ समझ भी नहीं है। जो बैंक बोर्ड जो का नाम चेंज हुआ है, उसमें दूसरा संस्थान लाया गया है। ओके, सो बैंक बोर्ड ब्यूरो का नेम चेंज हुआ है और नेम चेंज होके बन गया है वो FSIB। अब
फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो। ठीक है, अब आप देख लीजिए हुआ क्या है। बीबीबी ये क्या करता था, जो भी बैंक होते हैं उन बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट होती है उस टॉप मैनेजमेंट को ये रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट मतलब उनको सार्वजनिक होते हैं ना, जो उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको हाँ चुनते हैं। ठीक है, मैम आपको देश के बारे में पता है। ठीक है, रिक्रूट करते हैं मतलब चुनते हैं। ठीक है, रिक्रूट करते हैं मतलब चुनते हैं। अब क्या किया गया, बीबीबी क्या करने गई, एक दिन बीबीबी इंश्योरेंस की मीटिंग हो रही थी, इंश्योरेंस कंपनीज की, ये भी वहाँ पहुँच गए और पहुँच के ये क्या करने लगे, इंश्योरेंस कंपनी के हेड का नॉमिनेशन देने लगे। किसी ने इनको बोल दिया तुम क्या करने आए हो यहाँ इस मीटिंग में, तुम नहीं इंश्योरेंस वालों का कर सकते हो, तुम सिर्फ बैंक वालों का कर सकते हो। इनको लग गया बुरा, इन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। अगले ही दिन इन्होंने क्या कर दिया, इसका नेम चेंज कर दिया, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो रख दिया। और अब इन्होंने क्या बोला, अब हम बैंक के टॉप मैनेजमेंट को तो रखेंगे ही, इसके साथ साथ हम इंश्योरेंस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को भी रखेंगे। तो अब हम इसको और इसको दोनों के ही टॉप मैनेजमेंट को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, ये तो था ना कि मैम जैसे कि पूरी संस्था ही ऐसी थी कि जो बैंक से रिलेटेड थी, तो मेनली तो ये भी होता था कि लगता ही था कि बैंक को फाइल करता है। एग्जैक्टली, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको ऐसा लगता था कि हमारे लिए कुछ नहीं है। बिग एग्जैक्टली, सो इन्होंने उसको चेंज कर दिया, नेम चेंज हुआ है, नेम चेंज हुआ है और एक फीचर बढ़ गया है, इंश्योरेंस का भी कर सकती है। नहीं, ये करेगा, इसके ऑफिस का नेम ये साफ करके यहाँ पे क्या लिख दिया, नया बोर्ड ये लगा दिया। ठीक है, क्या हुआ, मैं इसमें कुछ डाउट था, हमारे किसी ने घुमा दिया था, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता था। आप लोग गलत रास्ते पे कैसे, नहीं अभी आपको क्लियर हो गया ना। पहले भी बता रहे तो मैं सब सुना था, पहले भी मैं सही था। ओके, इसमें मैं ज़्यादा घुमा दिया तो मैंने ठीक है, अब अभी क्लियर हो ना आप, ठीक है, वेल एंड गुड। उन्होंने बात नहीं बताया कि उसके अंदर नाम चेंज हुआ है, नहीं, उसके अंदर एक इस नहीं, इस पूरी बॉडी को चेंज कर दिया गया है। क्या बोलते हैं कि पहले मतलब जो चाचा है वही भतीजा है, बीबीबी क्या है, वो FSIB ही है, वही भतीजा है। तो मतलब क्या है, बीबीबी FSIB ही है, बस क्या कर दिया, उसका नेम चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि वो अब इंश्योरेंस वालों का भी करेगा। जून या जुलाई के दौरान ही हुआ है, ये जून या जुलाई के दौरान ही हुआ है। हाँ जी, हाँ प्रीलिम के बाद हुआ है, ये गारंटी है। हाँ जी, ये हम ये वाला तो नहीं कर रहे थे ना, तो पूछा जा सकता है, 2019 में भी पूछा गया था इससे रिलेटेड, 22 में भी पूछा गया था। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, राजस्व असूचना निदेशालय DRI की हम यहाँ बात करते हैं। स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब इनकी प्रकृति कैसी है, ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत की एक सर्वोच्च तस्करी विरोधी एजेंसी है। ये क्या रोकते हैं, तस्करी को रोकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी जो है बोल दिया जाता है। अब इनका उद्देश्य क्या है कि जो भी तस्करी की जाती है किनकी, या तो वन्य जीवों की या फिर संवेदनशील वस्तुओं की। आप सबको पता है कि अफीम की अगर किसी को खेती भी करनी होती है तो उनको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, उसी के थ्रू वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ व्यापार सहित कितना पौधा आप लगाओगे, पौधे की क्रॉप क्या होगी, सब कुछ जो है वो लाइसेंस में डिपेंड करता है। यहाँ क्या किया जाएगा, व्यापार सहित वर्जित जो वस्तुएं होती हैं उनकी तस्करी का ये पता लगाते हैं और उस पर अंकुश भी लगाते हैं। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो ये किया ही जाएगा, इसीलिए यहाँ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को पता होता है। अब समझ लीजिए होगा क्या। अब
अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है, आयात निर्यात, वहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि किसने कहाँ किसी तरीके की तस्करी करी है कि नहीं करी है। अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, उनका काम क्या था कि वो सीमा के ऊपर ही बैठे रहते थे एंड देखते थे कि कितना सामान आया, इस पे मुझे कर लगाना है, कितना सामान गया, इस पे मुझे कर लगाना है। अब इन्होंने बोला आपका काम क्या है, ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का, कि डब्बे चेक करना इनका काम है। ठीक है, मीन्स कि जो बॉक्स होते हैं डब्बे चेक करना उनका काम है। तो उन्होंने बोला अच्छा आपका डब्बे चेक करना काम है, तो चलो आप हमारी हेल्प कर देना। किस में? अदरवाइज इस शुल्क बोर्ड का डीआरआई के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि आपका काम डब्बे चेक करना है, हम 2 दिन अपने आदमियों को भी बिठा रहे हैं, उनको भी आप काम सिखा देना। तो अब राजस्व आसूचना निदेशालय किसके साथ काम करेगा? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ। और वहाँ बैठकर वो क्या करेंगे? वहाँ बैठकर वो देखेंगे कि इन डब्बों में कोई तस्करी का सामान तो नहीं है। तो इसीलिए वो डब्बे चेक कर रहे हैं, मतलब तस्करी का सामान भी चेक कर रहे हैं और साथ साथ में कर भी लगा रहे हैं। उससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर किसी ने किसी भी तरीके का अवैध कोई तस्करी करी है तो वो हमारे आंखों के सामने आ जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है क्या कि राजस्व आसूचना निदेशालय सूचना देता है किसकी? तस्करी की। परंतु वो ये कैसे कर सकता है? वो ये इसीलिए कर सकता है क्योंकि वो मिला हुआ है किसके साथ? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ। हाँ जी, इरडा को तो इंक्लूड किया ही जाएगा ना, ये तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब नेक्स्ट क्या है कि बाल कल्याण अधिकारी या इट्स जस्ट इरिटेटिंग, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? सबको पता है। पुलिस किसके अंदर आता है? ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। और गृह मंत्रालय ने हाल ही में राज्य संघ शासित पुलिस जो है, अरे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये आते हैं किसके अंडर? राज्य के। ये राज्य के अंडर आते हैं। परंतु दिल्ली में ये ये बेसिक क्या है कि ये तीनों राज्यपाल के अंडर दे दिए गए हैं। और राज्यपाल के अंडर भी कौन कर रहा है? उनको गृह मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, वैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर राज्य के अंडर आता है, लैंड भी राज्य के अंदर ही आता है। केजरीवाल करता है कि पुलिस नहीं दी हमें, पुलिस नहीं दी हमें, हम क्या करें, हम क्या करें। ठीक है, यही वाला जो है उनका काम रहता है। अब इनका जो मेन काम है वो क्या है कि इन्हें पीड़ित और अपराधियों के रूप में बच्चों से जो है निपटाना करना है। तो इनका बस ये काम किया गया है कि जो भी पुलिस स्टेशन होगा, उस पुलिस स्टेशन में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को नियुक्ति की जाएगी। सिर्फ इतना किया गया है और इससे अधिक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का मतलब क्या है कि प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार हमने क्या किया है, अब सुशासन का मतलब क्या है कि बहुत गुड गवर्नेंस। ठीक है, अच्छे से। अब सीधी सी बात है, क्या कोई बोलेगा कि आप अच्छे से शासन कर रहे हो? बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा। तो हम क्या करें? हम जस्ट उनको ये बोल दें कि अपना राज दिखा के कि हम अच्छा शासन कर रहे हैं, तो तभी हम बुलवा सकते हैं उनके मुंह से कि हमने सुशासन करवाया। तो इसीलिए ये क्या है? ये एक स्वायत्त संस्थान है, ये एक स्वायत्त निकाय है। अब प्रधान कार्यालय ये कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? मसूरी में। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसके अंतर्गत हमने NIAR, जो कि क्या है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान जो है वो हमने सेटअप किया है। अब ये किसने सेटअप किया था? ये लबासना ने सेटअप किया है। ठीक है, लबासना ने जो है ये सेटअप किया है। ठीक है, ओके। सो ये आपके 10 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, ठीक
ये पेज कंप्लीट हो जाए, चलिए कर देती हूँ। भारत के लिए शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक। अब शत्रु संपत्ति का मतलब क्या होता है कि एनिमी प्रॉपर्टी। अब कोई ऐसा हो सकता है कि जो हमारा, हम उसको मानते हैं कि ये हमारा एनिमी, हमारी शत्रु देश से संबंधित है, तो ऐसा बोला गया है कि किसी भी देश के कई राज्यों में जो है हमारे शत्रु संपत्तियां जो हैं वो फैली हुई हैं, उसके ऊपर क्या कर देती है, उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है वो अपना कब्जा कर लेती है। केंद्र सरकार अपना कब्जा करने के बाद उसके ऊपर अपनी स्वामित्वता नहीं दिखा सकती, परंतु वो उसका अभिरक्षक बनकर रहती है, मतलब कि कस्टोडियन बनकर रहती है। या कैसे भी, तो मतलब प्रॉपर्टी हमें आ जाती है। ओके, सो आपका डाउट मैं क्लियर करूंगी एक वर्ड के साथ। एस्चिट, ठीक है, एस्चिट ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई भी अपना अधिकार नहीं दिखा रहा, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, वो प्रॉपर्टी आ जाएगी सेंटर के पास, ठीक है। सो वो प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, मतलब केंद्र सरकार के पास। जब हम बजट बनाते हैं तो बजट में हम दो चीज़ें दिखाते हैं, एक दिखाते हैं हमारी रेवेन्यू की, मतलब रेवेन्यू से हमारी कौन सी हुई, दूसरी दिखाते हैं हम कैपिटल से हमारी जो है इनकम कौन सी हुई। जो कैपिटल वाला होता है ना, अब मुझे बताओ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है क्या, एसेट है कि नहीं, परंतु आप देखना बजट में ये जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होती है ये कैपिटल साइड नहीं दिखाई जाती, ये रेवेन्यू साइड दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि ये अनक्लेम्ड है, गवर्नमेंट इसको अपने पास रखेगी, गवर्नमेंट इसको बेच भी सकती है, परंतु गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना स्वामित्व नहीं दिखा सकती। बेचने का मतलब ये है कि पूर्ण अधिकार है, परंतु मान लीजिए आपको कुछ कहीं, आप मान लीजिए मेट्रो से जा रहे थे, आपको रास्ते में जो है एक डायमंड की रिंग पड़ी हुई मिली, उस डायमंड की रिंग आपकी नहीं है, पर फिर आपने क्या किया, थोड़े टाइम अपने पास रखी, बट फिर जाके आपने उसको बेच दिया। अब जब आपने उसको बेच के आपने पैसे खा लिए, पर क्या हुआ कि कहीं वो पकड़ी गई, और जब उससे पूछा गया कि कौन आया था, उसने आपका वो बता दिया और फिर आप पकड़े गए, ठीक है। अब आपने बेच दी थी, क्यों, क्योंकि आपने उसको अपना पूर्णतः स्वामित्व आपने शो कर दिया था, परंतु पकड़े गए कि नहीं आप, ठीक है। तो नहीं, बात वो है कि आपका स्वामित्व नहीं था, पहला आप उसके अभिरक्षक थे, फिर आपने उसको बेच दिया, बेच सकते हो परंतु आप अपना स्वामित्व नहीं दिखा सकते, इसीलिए गवर्नमेंट इसको अपनी एसेट की तरह नहीं दिखाती है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसको रेवेन्यू साइड में दिखाती है। वही यहाँ आता है कि जो भी शत्रु संपत्तियां हैं उस पर केंद्र सरकार अपना कब्जा कर लेगी और उसके अभिरक्षक मतलब कि उसकी कस्टोडियन बनकर रहेगी, एंड कस्टोडियन जो वो बन के रहेगी वो उसको उसी तरीके से मतलब रख रखाव करेगी, और अगर बेचना होगा तो बेच देगी, परंतु वो उसको रख रखाव करती रहेगी। अब शत्रु की परिभाषा 2017 अधिनियम के तहत दी गई है कि कौन शत्रु होगा, कौन शत्रु नहीं होगा, और उसी में उसके शत्रु संपत्तियों को भी वर्गीकृत किया गया है कि कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। अब आप मान सकते हो कि मान लीजिए इसमें अभी के टाइम पे क्या किया गया था, इसमें ये बोला गया था कि ऐसी संपत्तियां, ठीक है, हाँ ओके, सो अभी जो संपत्तियां हैं वो संपत्तियां मान लीजिए हमने ये बोल दिया है कि सरकार के अंडर आ रही है, तो उन संपत्तियों के ऊपर हमें अधिकार जो है वो हम नहीं अपना दिखा सकते हैं, परंतु हम उनका कस्टोडियन बनकर रह सकते हैं। तो वो कौन कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही कर रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। सो ये अब आप टेस्ट के हवाले, टेस्ट आपके हवाले, हम मिलेंगे अगले बुधवार को। आप अपना होमवर्क सुन लीजिए, आपको कंप्लीट 4 के 4 नहीं, जो चारों के 4 दिए हैं वो सारे के सारे जो है आपको करने पड़ेंगे, वो पूरा का पूरा आपका जो है मेंटेन रहना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच।